बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने पुल को धमाके से उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए इस पुल को उड़ाया गया। भीषण जंग के बाद कुछ इलाकों से पीछे हटी है यूक्रेनी सेना। बाखमुट में कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। तो बार बार बाखमुट की बात हो रही है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बाखमुट में जो जंग है इस वक्त विध्वंसक हो चुकी है। सवाल यह है कि रूस की सेना वहां पर कब्जे का दावा कर रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक वहां पर रूस की फौज को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन किसी भी सूरत हाल पर बाखमुट पर नहीं चाहती है कि रूस का कंट्रोल हो और इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा हमले भी बढ़ा दिए गए। खबर ऐसी भी आई थी कि यूक्रेन की फौज बाखमुट में पहुंच चुकी है। अब डिटेल समझिए। हमारी सेना बाखमुट को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। ज़ेलेंस्की के सहयोगी ने कहा है यूक्रेन ने बाखमुट को लेकर अपना पक्ष रखा है। हम बाखमुट से एक रणनीति के तहत पीछे भी हट सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि दुश्मन सैनिक भारी तादाद में बाखमुट में जमा हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि रूस की सेना यहाँ पर कब्जे का दावा करती है। वैगनर चीफ ने क्या कहा है, हमारी सेना ने बाखमुट को पूरी तरह से घेर लिया है। वैगनर चीफ जो कि रूस की तरफ से लड़ाई वैगनर ग्रुप लड़ रहा है, सिर्फ एक ही सड़क है जिस पर अभी कब्जा होना बाकी है। कुल मिलाकर के रूस कहता है कि लगभग पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती हम दे रहे हैं। सवाल है कि बाखमुट पर इस कदर भीषण जंग के क्या मायने हैं, क्यों ये छिड़ी हुई है जंग, आपको ये भी बताएंगे और साथ ही बाखमुट से जुड़े कुछ तथ्यों पर भी गौर कर लेते हैं। आप स्टूडियो का रुख करते हैं। बिल्कुल, कुछ फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। बाखमुट इस वक्त वॉर का हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां दोनों तरफ से लग रहा है कि आखिरी जंग लड़ी जा रही है। डोनेस्क और लुहांस्क पर पकड़ के लिए अहम, प्रतीकात्मक रूप से काफी अहमियत वाला स्थान है ये। 7 महीने से कब्जे की कोशिश में रूस लगा हुआ है। दोनों तरफ की सेनाएं आपस में लगातार भीषण जंग लड़ रही हैं। रूस ने शहर को खंडहर बना दिया है। यहीं सबसे ज्यादा रूसी सैनिक लगाए गए हैं। वैगनर ग्रुप भी यहां पर मौजूद है और यहां पर रूस के लिए वो जंग में लड़ रहा है। शहर की पहचान सॉल्ट और जिप्सम इंडस्ट्री से है, लेकिन अब ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाखमुट के लिए इतनी भीषण लड़ाई क्यों चल रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, यही सवाल मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं, आखिर बाखमुट में ऐसा है क्या जिसके लिए रूस और यूक्रेन की सेनाएं आखिरी दम तक लड़ रही हैं? बाखमुट एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। जिसके हाथ में चला जाएगा उसके बाद सारे रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। और एक बात है, बाखमुट पे आज के दिन अगर मैं कहूँ तो कब्जा रूसी सेना का हो चुका है। एक एक्सेस उन्होंने छोड़ी है, वो बेसिकली विड्रॉल के लिए छोड़ी होगी, जहाँ से ये लोग, उनके जो ट्रुप्स हैं वो सब वापस जाने के लिए एक रास्ता दिया होगा, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा बर्बादी होगी। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 3, 4, 7 डेज दैट बाखमुट बिल्कुल रूसी सैनिकों के कब्जे में होगा। इसके अलावा फिर वो नॉर्थ की तरफ रुक करेगा, खार्किव की तरफ। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वगैरह का हब बन सकता है, यहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेटर हैं। सांकेतिक होने के अलावा ये एक टैक्टिकल इंपॉर्टेंस का भी जगह है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सांकेतिक महत्व तो है बाखमुट का, लेकिन टैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है और इसीलिए रूस पीछे पड़ा है कि बाखमुट पर कैसे भी कब्जा हासिल कर लिया जाए। बाखमुट को छोड़कर कई लोग जा रहे हैं, अब तक कई लोग जा चुके हैं, जो बचे कुछ लोग भी हैं वो भी जा रहे हैं। टूटे फूटे सामान समेटते नजर आए स्थानीय लोग जो वहाँ पर रह रहे थे। पूरे शहर में 3 से 5 हज़ार लोग ही बाकी बचे हैं। बाखमुट को छोड़कर चले गए हैं करीब 70,000 लोग। तो ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बाखमुट शहर है, इतनी डेस्परेशन पुतिन में क्यों है कि बाखमुट पर कब्जा कर ले, तब वो जाकर पश्चिम को ये मैसेज दे पाएंगे कि इस पर हमने कब्जा कर लिया, मतलब आप हमारे हाथ में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिछले 1 वर्षों में जो नहीं हो पाया उसको करने का प्रयास अब चाहते हैं पुतिन जल्दी से जल्दी हो। बाखमुट जो है वो गेटवे है डोनबास का। वहाँ से जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है डोनबास के लिए वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो इसलिए जो है इस पर जो कब्जा कर लेगा, जैसा कि जनरल चतुर्वेदी ने भी कहा
कि जिस पर जो कब्जा कर लेगा उसके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा डोनबास का एक तरह से प्रैक्टिकली। तो डोनबास पर इसलिए जो अभी रशिया का कब्जा है और धीरे धीरे जो है उसको वो ग्रिप जो है चाहता है कि स्ट्रांग बनाए ताकि खार्किव और खार्सन के जिससे लौटना पड़ा वो ना हो। बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बाखमुट। लेकिन अंशु मैम जरा ये बताइए, दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं, किसकी ज्यादा मजबूत स्थिति है? क्या रूस ने वाकई कब्जा पूरी तरीके से कर लिया है या फिर यूक्रेन वहां पर बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है? एक वाक्य में कहूँ तो बाखमुत में तो हाल फिलहाल रूसी कब्जा ही मुझे नजर आता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ टेक्टिकल इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के एक एक इस प्रकार के जो इलाके हैं या इस प्रकार का क्षेत्र है उसको पकड़ के वहां पर हमले कर रहा है। हमने शुरुआती दौर में देखा कि कैसे डोनेस्क और लुगांस्क बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज के रूप में उभरे, फिर हमने देखा कि कैसे खेरसोन सामने आया, अब बाखमुत की लड़ाई हो रही है। लेकिन ओवरऑल हम जो विडंबना की बात है कि हम जो ये जमीनी सच्चाई देख रहे हैं कि लोगों को कैसे पलायन करना पड़ रहा है। बिल्कुल अंशु मैम, और ये सही कहा जा रहा है कि जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अब रशियन जो फोर्सेस है, क्योंकि पूरा दबदबा हो गया है और यूक्रेन की जो फौज है वो कब तक पूरी तरह से वहां से विड्रॉल कर लेती है। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, रशियन दबाव के आगे यूक्रेन साफ टूटता हुआ नजर आ रहा है। तभी हम बोल रहे हैं क्या अब यूक्रेन टुकड़े टुकड़े होगा? बाखमुट के बाद बढ़ने वाला है यूक्रेन का संकट और भी ज्यादा। यूक्रेन की करीब 27% जमीन पर अभी भी रूसी कब्जा है। पश्चिमी सहयोग हटने के बाद यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाना आसान नहीं होगा। अब तो करुणा सवाल यह भी है कि आखिर पश्चिम से कैसी मदद यूक्रेन को मिल रही है कि एक एक करके यूक्रेन अपनी जमीन गंवाता जा रहा है, रूस उस पर कब्जा करता जा रहा है। हर वो बैटल जहां पर सीधे सीधे रशियन फोर्स से यूक्रेन की सेना ने लड़ाई लड़ी, वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो जमीन यूक्रेन के हाथ से निकल गई। आखिर इस मदद का अर्थ क्या समझा जाए? शहरों का बर्बाद होना और उसके बाद रूस के हाथ लग जाना। आइए अब आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि रूस ने यूक्रेन को किस तरह से काबू में कर रखा है, कैसे रूस का नियंत्रण बढ़ता चला जा रहा है। जरा इन आंकड़ों को समझिए। मानचित्र आप देख रहे हैं, लेकिन जरा इन आंकड़ों को देखिए। 24 फरवरी 2022 तक यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा है और 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है जो रूस के नियंत्रण में है इस वक्त। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये देखिए, ये मानचित्र में जो रेड कलर से आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरी तरह से रशियन कंट्रोल में है और रूस ने तो यहां तक कि इन एरियाज में अपनी सरकार होने का ऐलान भी, औपचारिक ऐलान पुतिन ने कर दिया था। और 24 फरवरी को 2022 को रूसी कब्जे वाला हिस्सा पूरा क्रीमिया और डोनेस्क लुहांस्क के कुछ हिस्से जो हैं वो उसके कब्जे में हैं। यानी कि जो एरिया हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए लुहांस्क का एरिया पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। खेरसोन और मेलिटोपोल, मारियोपोल, इन सब एरियाज में रूस काफी है। और डोनेस्क की भी बात कर रहे थे, जैसा कि हम बाखमुट की बात कर रहे हैं, वहां भी आज नहीं तो कल नियंत्रण हो ही जाएगा। नए इलाकों पर भी कब्जा हुआ और वो एरिया लगभग 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जिस पर रूस का नियंत्रण है सीधे, या कहें तो अभी सेना की जो डोमिनेंसी है वो रशियन सेना की वहां पर मौजूद है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेनी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है रूस, और यूक्रेन लड़ता जा रहा है लेकिन उस लड़ाई से उसे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए 1.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा है। यूक्रेन की कुल हिस्से की बात करें, यूक्रेन का जो पूरा का पूरा एरिया है 27%, जी हाँ, यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा है रूस का। तो ये कैसी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है जिसमें एक के बाद एक वो अपनी जमीनें गंवा रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि ये कैसी मदद पश्चिम और नेटो देश अमेरिका कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन अपनी जमीनें लगातार गंवाता जा रहा है। शुक्ला सर, ये सवाल आप ही से मैं कर रहा हूं कि आखिर इस मदद को आप क्या कहेंगे? इस लड़ाई में जो हाथ बटाने की बात कही जा रही है, यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कही जा रही है अमेरिका और नेटो कंट्रीज की तरफ, यूक्रेन तो हर चीज हारता जा रहा है एक एक दिन, यानी कि एक एक दिन वो लूज करता जा रहा है अपनी जमीन। बिल्कुल, इसके लिए ये आप देखेंगे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, जहां पे 30 नेशंस का जो नेटो समूह है वो अपनी तरफ से पूरे हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन एक चीज़ रह जाती है, आप समझते हैं कि
देयर इज कॉल्ड मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन सिर्फ नहीं लड़ सकती है, उसके पीछे आदमी का होना जरूरी है और उनका दिमाग भी होना जरूरी है। यस, और आदमी की तैयारी कितनी है। अगर आपने आज सुबह का ही देखा होगा कि लेपर्ड टैंक थे जो दो फंसे हुए थे, जिनको यूक्रेनी आर्मी निकालने की कोशिश कर रही थी, तो ये चीज़ दर्शाता है कि वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है उस हथियारों को चलाने का, उसको यूज़ करने का। उनको इस तरह का अंदाजा नहीं है कि जो इक्विपमेंट हमें बाहर से मिले हैं वो किस क्षेत्र में कारगर होंगे, किस क्षेत्र में वो फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक टाइम चाहिए था, टाइम फ्रेम होना चाहिए था। 1 साल हो गया है, उनको टिट्स एंड बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में हथियार दिए गए हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जा पा रही है। और अगर आप एट्रिशन रेट देखें, एट्रिशन रेट अगर सिर्फ 3% रखें, 3% पर मंथ के हिसाब से, तो लगभग 40% आर्मी जो ट्रेंड मैन पावर थी यूक्रेन की, मेरे हिसाब से वो न्यूट्रलाइज हो चुकी होगी अभी तक। तो एक तरह से एक मेजर चैलेंज है यूक्रेन के पास, यूक्रेन आर्मी के पास। उनके पास मशीन आ रही है, एमिनेशन आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड मैन पावर ना होने की वजह से वो किसी भी तरह से दिक्कत साबित नहीं हो तो पा ये बड़ी कमी आप मानते हैं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन को लेकर गलत निकले रूस के कई अनुमान, पश्चिमी सहयोग की वजह से लंबी खिंच गई जंग, हफ्ते भर के अंदर बनाई बढ़त, रूस के बाद में गवाई। और बताया जा रहा है कि रूस को खाली करने पड़े उत्तरी यूक्रेन के कई हिस्से भी। तो इस तरह के खतरनाक विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डरा देने वाली हैं कि रूस का अगला एजेंडा या अगला प्लान क्या होगा। क्या रूस पूरी तरह से आक्रामक पोजीशन पर है और जो बचे हुए इलाके हैं, जिसमें बाखमुत को तो वो खंडर बना चुका है, लेकिन क्या रूस का अगला टारगेट जो है वो पश्चिम को संदेश देने के लिए ये जो नॉर्थ का एरिया है वो है। अब हम आइए डिटेल में आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि वॉर की शुरुआत से अब तक यूक्रेन में रूसी कब्जे की क्या स्थिति रही है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन में जो रूसी कब्जा है उसकी स्थिति क्या रही है। हमले के 1 हफ्ते के भीतर कई इलाकों पर कब्जा हुआ और ये देखिए हम आपको 1 मार्च 2022 की सिचुएशन दिखा रहे हैं। हमले के 1 हफ्ते के भीतर हमला हुआ और कीव खार्किव तक कब्जा काबिज हो गई रूसी सेना। ये देखिए हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं, ये पूरा यूक्रेन का नक्शा है, जिसमें कीव यहाँ पर है राजधानी, जिसमें खार्किव यहाँ पर है, और ये जो पूरा हिस्सा है वो पूर्वी हिस्सा जिसमें बाखमुत है। बाखमुत की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लाल जो निशान में आप देख रहे हैं या लाल एरिया में जो आप देख रहे हैं वो रूसी कब्जा, रूस दावा करता है कि ये पूरी तरह से कब्जा यहाँ पर उसने जमा लिया है, जिसमें बाखमुत की हाल की तस्वीरें आपने देखी। अब हम तारीख आपको बताते हैं, 30 अप्रैल 2022 पश्चिमी सहयोग से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया, जो हम बता रहे हैं कि करीब 1 महीने में ही पीछे हटा यहाँ से रूस। तो पूरा रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से भी देखने को मिला। कीव खार्किव के पास से रूस हटा, ये हम आपको तारीख बता रहे हैं। इसके अलावा अगली तारीख 24 फरवरी 2023 जो अगली तारीख है, जिसमें पिछले कई महीने से यही हालात लगातार बने हुए हैं। खेरसोन बाखमुत में रूसी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें खेरसोन शामिल है, इसमें बाखमुत शामिल है, मारियोपोल शामिल है, खार्किव शामिल है, कीव शामिल है। ये जो लाल जगह आप देख रहे हैं, जहां पर आप लाल बेल्ट देख रहे हैं, ये रेड बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि हम इन इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप क्या समझते हैं ये जो इलाके हैं, ये पूरी तरह से ये एक तरह से प्रोपेगेंडा का वॉर है कि रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने यहाँ पर जंग की, हमने ये हिस्से हासिल कर लिए, हम इस पर काबिज हो गए, अब यूक्रेन दखल नहीं दे सकता, या फिर सच्चाई कुछ और है कि यूक्रेन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 60% तो बेशक आप लेकर गए हो, लेकिन 40% की जंग अभी हम लड़ेंगे और हासिल कर लेंगे। निधि, मैं समझता हूँ कि जो आज ईस्टर्न यूरोप में जो आपने दिखाया 27% करीब यूक्रेन का हिस्सा रूस ने कब्जाया है, यह वह हिस्सा है जहाँ पे कि रशियन ज़्यादा हैं, उन्हीं की तरह के चर्चेज हैं वहाँ पे, और यह वह एरिया है जहाँ पे जेलेंस्की और यूक्रेन के जो शासक रहे हैं उन्होंने इन पर दुर्व्यवहार किया है, अत्याचार किया है। ये ऐसा एरिया है जो कि आसानी से रूस के कब्जे में जा सकता है। इसलिए आज के दिन रूस नहीं चाहता इसके बियॉन्ड जाना, क्योंकि ये आज के युग में बिल्कुल संभव नहीं है कि सवाल यही है ना कि क्या अब वॉर पुतिन के हाथ में इतना है कि इसको वो लिमिटेड रख सकते हैं? रवि, आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या आज के दिन रूस के हाथ में है वो अगर लड़ाई खत्म करना चाहें। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ये जो ठीक है सर, पॉइंट टेकन चला गया है नेटो के ऊपर, एंड प्राइमरली अमेरिका कंट्रोल कर रहा है कि कब ये युद्ध खत्म होगा।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए निप्रो नदी के पास एक्शन में नजर आए सैनिक, वीडियो में आर्मी व्हीकल पर नदी पार करते नजर आए हैं सैनिक। निप्रो के आसपास भी चल रही है भीषण जंग। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस नदी को पार करते नजर आए। ऊपर आप देखिए इस टैंक के ऊपर बैठे हुए हैं सैनिक और यहां से क्रॉस करते, इस रिवर को क्रॉस करते। ऐसी कई तस्वीरें इस वॉर के दौरान हमें देखने को मिली हैं और कहीं ना कहीं ये बता रही हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि युद्ध दोनों तरफ से पूरी ताकत के साथ लड़ा जा रहा है। यूक्रेन ने दागी अपने देश में बनी मिसाइल। हाइमार्स से अधिक रेंज होने का इसका दावा है। यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जिसका नाम है विल्खा एम, इसको दागा गया। खास बात यह यूक्रेन में इसको तैयार किया गया है। यूक्रेनी मिसाइल 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। हाइमार्स से 80 किलोमीटर तक अटैक संभव है, यानी कि वो हाइमार्स जो अमेरिका से मिला है उससे भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बनाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। ब्रियांस्क की घटना पर रूस ने दी बड़ी चेतावनी। ब्रियांस्क का बदला जरूर लिया जाएगा, रूस ने कहा है। घटना की पूरी जांच के बाद हम सजा देंगे। ब्रियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ। तो आप देखिए रूस की तरफ से अब यह साफ कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से रूस के अंदर दो बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, एक ब्रियांस्क और एक बिल्कुल ही नजदीक, मॉस्को के बिल्कुल नजदीक यानी कि राजधानी के बिल्कुल पास इन हमलों को अंजाम दिया गया। और ऐसे में अब रूस और भी ज्यादा आग बबूला हो गया है। आइए अब ये समझाते हैं और देखते हैं कि ब्रियांस्क की घटना पर रूस की ओर से और क्या कहा गया है और किस तरह से ब्रियांस्क का बदला रूस की तरफ से लिया जाएगा। सोर्स क्या है? रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। यूएस नेटो ने यूक्रेन को हथियारों की टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ये बोल रहा है ब्रियांस्क हमला यूएस और नेटो के सपोर्ट से हुआ, इस बात का पुख्ता दावा रूस कर रहा है। यूक्रेन का हर एक एक्शन यूएस नेटो की सहमति के साथ हो रहा है। नेटो के हथियारों से ही ब्रियांस्क में मर्डर हुआ, जो आपको याद होगा। ब्रियांस्क में बिल्कुल बॉर्डर का इलाका और वहां पर हथियारों के साथ गए और कुछ लोगों पर हमला किया। ब्रियांस्क एपिसोड की पूरी जिम्मेदारी अब पश्चिम पर है, यह रूस की तरफ से कहा जा रहा है। और साथ ही क्या बोला जा रहा है? यूएस और नेटो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका पर और नेटो पर। फिलहाल हम इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और इस पर हम कड़ा कदम उठाएंगे। जो भी जिम्मेदार होगा वो सजा से बच नहीं पाएगा। मेरा सवाल आपसे डीके पांडे सर यह है, रूस तो अब यह पूरी तरह से पुख्ता तौर पर बोल रहा है कि इसमें यूक्रेनियंस ने भले ही हमला किया हो, लेकिन अमेरिका और नेटो के सपोर्ट से यह सब हुआ है। तो क्या लग रहा है, जिस बात का डर था कि अब यह युद्ध अपनी तमाम सीमाओं को लांघता नजर आएगा, वो वक्त आ गया है क्योंकि रेड लाइन क्रॉस हो गई है? देखिए ये कहना कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी हम जल्दबाजी कहेंगे ऐसा कह के, क्योंकि ब्रियांस्क पे निश्चित रूप से रशिया पर बहुत तेज झटका लगा है। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। लेकिन अभी जैसे ज़पोरिज़िया की बात हो रही है कि उनके दो जो रूसी गार्ड थे जिनके पास हथियार नहीं थे उनको मारा गया और उसके बदले के लिए फिर उस पर रशियन नहीं। लेकिन डीके पांडे सर, जब ये रूस बोल रहा है कि इस पर सजा दी जाएगी, बदला लिया जाएगा, तो रूस किस हद तक जा सकता है, क्या कदम उठा सकता है? देखिए कदम तो जो भी होगा वो यूक्रेन के टारगेट्स पे ही होगा। यूक्रेन की सीमाओं के बाहर जाना अभी मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं कि ये भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव रिस्क होगा, जाना होगा अगर तो। क्योंकि अगर अभी देखिए रूस के पास अभी भी सैन्य आयुध की कमी है, वो भी अभी मेंटेनेंस एक्टिविटीज से परेशान है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई चेन अभी सारा डिस्टर्ब है। ऐसे हालात में अगर वो सीमाओं के परे जाएगा तो उसको संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज या यूएस की तरफ से ही यूक्रेन को बढ़ा है। वॉशिंगटन में बाइडेन से मिले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। टैंक सप्लाई पर भारी मतभेद के बाद पहली मुलाकात है ये। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद के लिए जर्मनी की तारीफ की है। शोल्ज ने कहा कि जब तक जरूरत होगी तब तक करेंगे सपोर्ट। रूसी हमले को देखते हुए यह साल दुनिया के लिए बेहद अहम है। और आइए अब इस मीटिंग की एक खास बात आपको बताते, देखिए कि क्यों और कैसे इस मीटिंग में चीन पर कोई चर्चा
या तो हुई नहीं या फिर मीडिया के सामने इस पर चुप्पी साध ली गई, इसको भी हम समझते हैं। तो ओलाफ शोल्ज से मुलाकात हुई लेकिन चीन पर कोई बात नहीं हुई। बाइडेन शोल्ज की मीटिंग में चीन पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। खास बात क्या है, जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन। ये समझना, ये बड़ा फैक्ट समझना जरूरी है। तमाम यूरोपीय देशों से चीन के मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। यूरोपीय देश कभी भी यूएस की तरह चीन पर मुखर नहीं रहते। शोल्ज के वॉशिंगटन दौरे को बेहद लो प्रोफाइल रखा गया। क्या इसके पीछे की वजह यही है कि चीन बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज का? बिल्कुल, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बाइडेन और शोल्ज की मुलाकात हुई तो आखिर क्या बात हुई। दो विषयों पर, पहला ये कि चीन को लेकर के अमेरिका और जर्मनी ने क्या कोई रणनीति बनाई है, क्योंकि जर्मनी के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि चीन से उसके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त ताइवान के मुद्दे पर चीन से काफी चिढ़ा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी की ओर से मिल रही मदद। हालांकि ओलाफ शोल्ज ने इस मुलाकात में जो बाइडेन को आश्वस्त किया है कि जितनी भी मदद होगी, जो भी जरूरत पड़ेगी यूक्रेन को, वो हम करने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ओलाफ शोल्ज की मीटिंग में चीन पर चुप्पी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं, इस पर जरा गौर करते हैं। बिग वॉल पर आपके सामने वो सवाल रखेंगे। रूस को चीनी हथियार देने की खबरों के बीच हुई मीटिंग में चीन पर चर्चा क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन से जुड़े यूरोपीय देशों के हित अमेरिका पर भारी पड़ेंगे? एक और सवाल ये, क्या चीन से टकराव हुआ तो यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के साथ नहीं होंगे? क्या यूक्रेन जंग में हुए नुकसान से सबक लेकर भविष्य में कुछ यूरोपीय देश यूएस के साथ खड़े होने से बचेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंशु जी, मैं चाहूंगी कि इन सवालों का ही जवाब आप दें। सबसे बड़ी बात ये, चीन को लेकर क्या जर्मनी अमेरिका के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है जिससे चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और इसको हम यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल तीनों लेवल से हमें देखना चाहिए। यूनिलैटरल लेवल पर हर देश अपने जो उसके हित है उसे केंद्र में रख के बात कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर जर्मनी को चीन के साथ हम एक ट्रेड पार्टनर के रूप में देखें और चीन को लेकर के अमेरिका के साथ वहाँ चर्चा होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। बायलैटरल लेवल पर देखिए तो जैसे ब्राज़ील जैसा देश है, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ब्राज़ील में, और यही कारण रहा कि शुरुआती दौर में यूक्रेन रशिया युद्ध में पहले उसने साथ दिया यूक्रेन का, लेकिन बाद में उसने यू टर्न ले लिया क्योंकि चीन ने उस पर दबाव बनाया। अब मल्टीलैटरल लेवल पे आती हूँ। मल्टीलैटरल लेवल पर जब इंडो पैसिफिक रीजन पर तमाम देशों को चीन का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आएगा, सिर्फ तब ये सारे देश एक साथ आकर के चीन का विरोध करेंगे। क्या दुनिया के ये सभी देश इस बात को नहीं समझते कि चाइनीज ट्रेड इज अ ट्रैप? बिल्कुल रवि, इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूंगी, यूनिलैटरल लेवल पर हर देश अपने हितों को केंद्र में रखकर निर्णय लेता है। जब चीन ने अपने यहाँ पर बिल्कुल और सवाल यही है कि क्या चीन जो अपना व्यापार में इतना दबदबा रखता है, क्या इसके बाद चीन को इस बात की छूट दे दी जाएगी वो अपने मन मुताबिक कुछ भी करता रहे? और यूक्रेन के वॉर जोन में कीचड़ में फंसे लेपर्ड टैंक, ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प। कीचड़ में फंसे नजर आए दो जर्मन लेपर्ड टैंक। भारी होने की वजह से फंस गए लेपर्ड टैंक। यूक्रेन वॉर में लेपर्ड की कामयाबी पर उठे सवाल, तो वो लेपर्ड टैंक जो मच डिबेटेड था, जिस पर इतनी चर्चा हुई, इतनी खींचतान हुई, उस लेपर्ड टैंक की हालत क्या हुई इस कीचड़ में, ये जरा देखिए। वॉर में ये लेपर्ड टैंक फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए कुदाल फावड़े लेकर ये सैनिक लगे हुए हैं। हैवी टैंक है, भारी टैंक है, बर्फ पिघली है, हर तरफ वॉर जोन में कीचड़ है और उसमें फंसा हुआ ये लेपर्ड टैंक। लेपर्ड टैंक की हालत आपने देखी तस्वीरों में। यूक्रेन में लेपर्ड टैंक की कामयाबी पर पहले ही कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन जर्मनी को अमेरिकी दबाव में लेपर्ड टैंक देना पड़ा। आइए पूरी कहानी अब आपको समझाते हैं कि लेपर्ड टैंक के पीछे क्या कहानी है, जो दुर्दशा हुई है वो आखिर क्यों सामने आई। जल्दी से आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए बिग पॉइंट्स। वॉर जोन में कीचड़ में धंस गए जर्मन लेपर्ड टैंक, जो कि तस्वीरें आपने देखी। यूक्रेन में लेपर्ड टैंकों के रोल पर पहले ही कई सवाल उठ रहे थे कि जर्मनी ने जो दिया है वो इतना कारगर नहीं है। यूक्रेन में लेपर्ड टैंक के रोल पर सवाल उठे, यूक्रेन की परिस्थितियों में कारगर होने पर सवाल उठे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारी होने की वजह से, ज़्यादा वजन होने की वजह से धंसने का पहले से अंदेशा था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, ये सिचुएशन आ सकती है। यूक्रेन और रूस में इसी वजह से हल्के टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि युद्ध लड़ने में आसानी हो। यूक्रेन और रूस की गीली जमीन पर ऑपरेशन आसान नहीं है।
कर्नल शुक्ला, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो लेपर्ड टैंक की दुर्दशा हमने देखी और जर्मनी के जरिए ये कहा जा रहा है कि एक तरह से दबाव था, अमेरिकी दबाव था, इसीलिए उसे देना पड़ा। तो जब दे ही रहे थे तो ठीक और कारगर तरीके से युद्ध लड़ने के उपकरण दिए जाते हैं, न कि इस तरह जो उनकी दुर्दशा होती है और धंस जाते हैं मिट्टी में। बिल्कुल, जब पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था तो ये बताया था कि जो युद्ध के लिए हथियार बनाए जाते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो फील्ड जर्मनी के अंदर है या जर्मनी के यूरोप के आसपास एरिया है, वैसा फील्ड बिल्कुल भी रशियन फील्ड में नहीं देखा जाता। रशियन थोड़ी मिस्ट है, वहाँ पे बर्फ ज़्यादा होती है, पिघलने के बाद दलदल हो जाती है। तो ये जो हैवी टैंक है, जो लेपर्ड की हम बात करें, 56,000 टन का टैंक है और ये इस तरह के क्षेत्र में खासकर फरवरी और बिल्कुल सर, और यही वजह है कि ये दुर्दशा साफ नजर आ रही है। चतुर्वेदी सर, सपोर्ट करने की बात तो दूर है, ये टैंक सफेद हाथी साबित हो रहा है यूक्रेनियंस के लिए। कर्णा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये टैंक लेटेस्ट टैंक नहीं है, ये कम से कम 20 साल पहले बने होंगे। जर्मनी के ये डिपोज में होंगे, वहां से लेके इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ जो बाकी सपोर्ट इक्विपमेंट, हैवी ड्यूटी क्रेन्स वगैरह मिलनी चाहिए थी, वो शायद नहीं दी गई हैं, केवल उनको टैंक दे दिए, नाइट विजन डिवाइसेस नहीं दी हैं। ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा भी और अब मेंटेनेंस में कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि इनको मेंटेनेंस का जो रबर पार्ट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो सब नहीं दिए, मेंटेनेंस करने वाले विशेषज्ञ नहीं दिए गए। तो ये सब चीजों की बहुत दिक्कत होगी। और ये एक नमूना आपने पेश किया है। तस्वीरें तो हैं ही, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं वो तस्वीरें साफ दिख रही हैं। वॉर जोन से तमाम खबरें, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। और अब देखिए, दिल्ली से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को ऑटो राइड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खास तस्वीर आप देखिए, एंटनी ब्लिंकन दिल्ली में और दिल्ली के ऑटो में बैठकर दिल्ली की सवारी करते हुए। दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। It's been great as always. The only frustration is not being able to stay a little bit longer. You get pretty good mileage for this, too. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here. Thanks so much.